All right. Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel. I am Samir Chinchalikar, your mathematics mentor, and this is JEE Live Daily 2.0 जहां पर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है फॉर सीक्वेंसेस एंड सीरीज और आज हमारा रहेगा पार्ट 2 फॉर द सब टॉपिक इनइक्वालिटीज ऑफ एएम जीएम एंड एचएम। बच्चों, आपने अगर अनअकैडमी जेईई चैनल को अभी अभी एक्सप्लोर किया है, आपने अगर अभी इसको डिस्कवर किया है तो आपने अनअकैडमी जेईई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में जो टीम जुड़ी हुई है वो इंडिया की टॉप टीम है जो आपको हेल्प कर रही है यहाँ पे जेईई की तैयारी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चों यहाँ पर आपके रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स होते हैं जिनको प्लेलिस्ट में अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा जाता है ताकि आप यहाँ पर अपना रिवीजन भी इस चैनल के थ्रू अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ। अब अपना बैकलॉग भी अगर क्रिएट हो गया तो उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि मैंने बीटेक और एमटेक आईआईटी रुड़की से किया है और मेरे पास में 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर आप बच्चों इस क्वालिटी एजुकेशन के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं देन आपने इन लेक्चर्स को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना चाहिए विद द हैशटैग JLiveDaily, ताकि हम और ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और उनकी मदद कर पाए। अगर आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं देन टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना चाहिए, जिसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, livedaily.me/chat लिखेंगे तो आपको अनअकैडमी जेईई नाम का चैनल ज्वाइन करने को मिलेगा जहां पर हम रेगुलरली बच्चों के साथ में नोट्स एंड अपडेट शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपको एक लिंक जरूर याद करनी चाहिए, livedaily.me/JEE। अगर आप टाइप इन करते हो अपने मोबाइल ब्राउजर में तो आपको इस तरह का कुछ एक इंटरफेस मिलेगा जहां पर क्लास 11th और क्लास 12th के सारे ही पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप यहां से अपने बैकलॉग को भी कवर कर सकते हैं, आप यहां पर अपनी पढ़ाई जो है आगे भी फास्ट पेस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। ठीक है, और बच्चों आप अगर हमारे साथ में लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी जेईई सब्सक्रिप्शन जो है उसको अगर यूज करना चाहते हैं देन आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि आप अगर अभी अपना सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस के साथ साथ अपना बैकलॉग कवर करने का भी काफी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि हमारे साथ साथ यहाँ पे इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स प्रेजेंट हैं जिनके क्लासेस आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में अपनी पूरी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो, मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और उनमें अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम आपको मिली है, अगर आपको ये लेना है तो आपको यहाँ पे बेसिक अमाउंट डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, बट आई गेस दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। आई गेस बहुत सारे बच्चे इंडिया में आज के डेट में 1350 रुपए पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं देन आपने ये सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। समीर लाइव कोड यूज करने से आपको बच्चों 10% डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपको ये प्राइस मिलेगी जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, और इससे मुझे ये पता चलता है कि आप सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और अपनी पढ़ाई सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं मेरे साथ में, ताकि आपका मैथ्स फर्दर स्ट्रेंथन हो पाए। ठीक है, तो आप बच्चों ये पर्टिकुलर थॉट अपना लेके रखें अपने साथ में कि अनअकैडमी जेईई के साथ साथ हम और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ में मौजूद हैं और आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द इनइक्वालिटीज ऑफ एएम जीएम एंड एचएम, क्विकली जस्ट कंप्लीट द होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन जो हमने आपको लास्ट क्लास में दिया था। कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में दे दिया था, सो लेट अस क्विकली रन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर आपने भी इसका आंसर निकाल लिया है तो आप मुझे लाइव चैट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो आपके पास में ये जो सवाल था वो क्या था कि हमारे पास 20 और 100 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का टारगेट है, A1 A2 A3 अप टू AN, एंड what we are given is कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का जो रेशो है वो 1:2 है। ठीक है, अगर फर्स्ट मीन अपॉन लास्ट मीन मतलब A1 अपॉन AN अगर आप करते हो तो आपको 1/2 वैल्यू मिलेगी, ऐसा इस क्वेश्चन में इनिशियल डेटा गिवन था। तो यहां पर आप ऑलरेडी जानते हो AN के फॉर्मूलेस को, आप यहां पे A प्लस ND यूज कर सकते थे, लेकिन एक और बढ़िया तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करने का वो क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आप ये सारे सीक्वेंस जो है ये क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब अगर आप A1 की वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से 20 प्लस D लिख सकते हो उसे, इफ D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, और AN का वैल्यू आप बड़ी आसानी से 100 माइनस D लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपको इस इक्वेशन में एक ही अननोन नजर आएगा जिसको सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान होगा। अगर आप AN का फॉर्मूला विच इज A प्लस ND यूज करते हो तो आपको दो यहाँ पे अननोन्स नजर आएंगे N एंड D, जिसको आगे जाके वैसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। वो भी अप्रोच बढ़िया है लेकिन ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 plus 2D is equal to 100 minus D, and that is giving us 3D is equal to 60। मतलब आपका यहाँ पे D का वैल्यू निकल कर आता है 20 के बराबर।
ठीक है। अगर आपका डी का वैल्यू बच्चों 20 निकला है तो क्या आप अब अपना एन का वैल्यू पता कर सकते हो? बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको डी का फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने बताया था। डी का फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन के बराबर। डी का वैल्यू ऑलरेडी बच्चों आपने यहाँ पे 20 पता कर लिया है। b का वैल्यू मतलब बड़ा वाला वैल्यू 100 और छोटा वाला वैल्यू a आपको 20 के बराबर पता है, ठीक है। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा n का वैल्यू आ जाएगा? n प्लस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 अपॉन 20 के बराबर, विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आपका n का वैल्यू निकलता है 3 के बराबर, ठीक है। काफी आसान सवाल था एंड ये टॉपिक ही आसान है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ मीन्स वाला टॉपिक काफी आसान था, उसके अंदर हमने एक थोड़ा सा बेहतर सवाल आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फ्रेश डिस्कशन, विच विल बी फॉर द इनइक्वालिटीज ऑफ एम, जीएम एंड एचएम, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज कैसे जनरेट होती है और उसका प्रूफ क्या है, उसका वेरिफिकेशन क्या है, वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन इन टुडेज क्लास विद डायरेक्टली द टाइप 2 ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सबसे पहला टाइप था, याद आ रहा है आपको? उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? जो आपका सबसे पहला टाइप था उसके अंदर हमने ये बोला था कि आप बस इतना डिसाइड करो कि कौन से नंबर्स के ऊपर आपको इनइक्वालिटीज लगानी है और कौन सी इनइक्वालिटीज लगानी है। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा। जैसे कि यहां पर आपको दिया गया है कि यार हो सकता है क्वेश्चन में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी गिवन हो। अगर आपको क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन गिवन है, देन वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो हम नंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं और जो इनइक्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको लिखते समय जो क्वेश्चन में गिवन रिस्ट्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है। सो टू गेट अ फील ऑफ दिस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन दिया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इक्वल टू 1 है। अगर ABC, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन AB प्लस 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन AC। तो पहली बात तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यार ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन गिवन है, इसको क्यों ना पहले सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। सो फर्स्ट थॉट शुड बी दैट कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने पे आपके पास में नीचे वैल्यू आती है a प्लस बी प्लस a इंटू बी इंटू सी, और आपके पास में ऊपर क्या क्या जाएगा? आप एलसीएम अगर सॉल्व करोगे, अगर वैल्यूज को ऐड करोगे तो c प्लस a प्लस b ऐसा कुछ आपका एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन देख पा रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 1 के बराबर है, इसलिए आप अपने क्वेश्चन को ही अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। क्या ये थॉट क्लियर हुआ सारे बच्चों को? हमने अपने क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड आउट करके देखते हैं कि क्या बना है क्वेश्चन अल्टीमेटली आपके लिए। इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ABC। ये देखकर ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ध्यान रखूंगा, जब मैं यहाँ पे अपने नंबर सिलेक्ट करूंगा और जो इनइक्वालिटी सिलेक्ट करूंगा उसके अंदर मैं ये बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे गिवन क्या कंडीशन है और मुझे फाइंड कौन सी कंडीशन करना है। तो गिवन कंडीशन में एडिशन दिख रहा है, फाइंड करने वाली कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वेटेज किस इनइक्वालिटी को देंगे। हम अगर वेटेज यहाँ पे डिसाइड करना चाह रहे हैं तो हमारी इनइक्वालिटीज जो होना चाहिए दैट वुड बी AM एंड GM। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? AM करते हैं तो चीजें ऐड होती है, GM करते हैं तो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। और नंबर्स ऑब्वियसली हमने कौन से सिलेक्ट करना चाहिए? हमने नंबर सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पर A, B एंड C। A प्लस B प्लस C, अगर मैं 3 नंबर्स लेता हूं और उनको डिवाइड करता हूं 3 से, तो यही मेरे 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। और इन 3 नंबर्स का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास में a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। तीनों को मल्टीप्लाई किया, पावर 1/3 ले लिया। यस और नो? 27 आंसर बता रहे बच्चे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 27 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार ये जो वैल्यू है, ये तो एग्जाम, ये जो आपके बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू है वो कितना है? ये आपको 1 के बराबर दिया हुआ है। तो आप अगर दोनों साइड क्यूब कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों साइड क्यूब करके पहले तो 1 डाल दो, उसके बाद क्यूब करो, तो क्यूब करोगे आपको यहाँ पे 1/27 ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC मिलने वाला है। लेकिन हमें एक्चुअली पूछा क्या गया है? हमें तो 1 अपॉन ABC के ऊपर कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करना बचा है, 27 को ऊपर भेज दो, ABC को नीचे भेज दो, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या क्रिएट हो रहा है? 1 अपॉन ABC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27। अगर 1 अपॉन ABC ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो अगर हमेशा 27 या 27 से बड़ा ही है, तो कम से कम वो क्या हो सकता है? कम से कम वो 27 हो सकता है। यही आपका आंसर है। तो हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर कमेंट कैसे करते हैं? इनइक्वालिटीज जनरेट करके हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन
वाले क्वेश्चंस में क्या सोचना होता है वो क्लियर हो रहा है? रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन में आपको नंबर और इनइक्वालिटी इस तरीके से इस्तेमाल करनी है ताकि आपको वो गिवन कंडीशन सॉल्यूशन में यूज करने का मौका मिले। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं, दूसरा सवाल करके देखते हैं ताकि आपका ग्रास्प इसके ऊपर और अच्छे से बने। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस बार आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू of A into B into C for positive values of ABC subjected to the condition AB plus BC plus CA is equal to 12. AB plus BC plus CA, क्योंकि यहां पर मैं अपने नंबर्स बहुत ही क्लियरली देख पा रहा हूं कि मैं किनका एडिशन करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर नंबर्स मेरे जो सिलेक्ट करूंगा कन्वीनियंस के लिए, मैं यहां पर अपने नंबर्स इंस्टेड ऑफ ABC, AB, BC और CA इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं इन तीन नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन जिसको मैं यूज करना चाहता हूं सॉल्यूशन में डेवलप हो जाएगा? यस, वो डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि लेट अस टेक द नंबर्स एज ए बी बी सी सी ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द नंबर्स बी ए बी बी सी एंड सी ए एंड आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई द इनइक्वालिटी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर इन तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लिखना है तो आप क्या बोलोगे? तीनों को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसको डिवाइड करो 3 से, और इनका अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 लोगे। तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए की पावर 1/3 लेने से आपको यहां पर इनइक्वालिटी जनरेट होते हुए दिख रही होगी। ठीक है, और तो कुछ बच्चे यहां पर सही आंसर बता रहे हैं। ओके, भावना बहुत बढ़िया, भावना इज सेइंग 8, दिवांशु इज सेइंग 8, यस, ऑलराइट, एंड सोहम 8 बता रहे हैं यहां पर आंसर, गौरी शंकर 8 बता रहे हैं, यस। बाकी बच्चे जो 4 बता रहे हैं वो एक बार फिर से अपना कैलकुलेशन चेक कर लें। ठीक है, आपको क्या कंडीशन दिया है क्वेश्चन में? आपको कंडीशन दिया है कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है तो उसके प्लेस में आप 12 यूज कर सकते हो। अगर इस प्लेस में आप 12 यूज करोगे तो 3 के साथ में कैंसिल होकर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिखाई देगा? 4। आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिलेशन के बाद में 4 दिखाई देगा, और राइट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ रहा है? राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर की पावर 1/3। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एबीसी का पावर 2/3 है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? एबीसी की पावर 2/3। तो अब अगर मैं एबीसी तक पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे दोनों साइड पावर कौन सी लेना चाहूंगा? मैं दोनों साइड पावर 3/2 लेना चाहूंगा। तो 4 की पावर 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एबीसी की पावर 2/3 की पावर 3/2 विच विल बिकम एबीसी की पावर 1। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, किससे छोटा है? वो छोटा है आपका 4 की पावर 3/2 से। 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 4 की पावर 3/2 8 होता है। ये सुनो, 8 आंसर आया सारे बच्चों का? क्या यहां पर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? आपका मेन यहां पे लर्निंग क्या है? मेन लर्निंग ये है कि हम नंबर्स और इनइक्वालिटीज इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया है, क्वेश्चन में जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी है, वो हमें ऑटोमेटिकली यूज करते आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ सारे बच्चों को? आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ट्राई करें सारे बच्चे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं तो आपको इसको देख के ज्यादा मजा शायद नहीं आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने आज के पहले एएमजीएम इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं सॉल्व किए हैं उनको ये सॉल्यूशन देख के वाकई बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे भी ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके, ट्राई इट आउट। ग्रेसी सिंह के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। ओके ग्रेसी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर चैट। आपने जेई की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है नितिन, तो बिल्कुल सही जगह पे हो बेटा। यहाँ पर आपके साथ में जितने भी डिस्कशंस हो चुके हैं वो एक प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आप उन प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना स्टार्ट करो, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू कवर द बैकलॉग। ओके ओके, एके का नाम स्वाभी है। ओके चलो तो करें इसको सॉल्व। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कब शुरू होगा? ईशांत शायद इसका जवाब मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था। हम पहले इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में बायनोमियल थ्योरम अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये सारी चीजें लास्ट ईयर पढ़ा चुके हैं और वो हमारे चैनल के ऊपर अभी भी मौजूद है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लिंक बताया था
ठीक है, वो आप अच्छे से याद करें, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है, अर्जेंट बेसिस पे फॉर सम रीजन पढ़ना है, तो आपके पास में कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। लेकिन जे लाइव डेली 2.0 बच्चों को हम हमेशा आपको रिकमेंड क्यों करें, बिकॉज इट इज इवन मोर एग्जॉस्टिव, और यहाँ पे हम काफी सारे सवाल आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। यहां पर अब आपके पास में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस रिस्ट्रिक्शन को देखोगे जो आपको गिवन है, तो यहां से ऐसा लगता है कि हमें नंबर्स लेना चाहिए ए बी एंड सी। लेकिन अगर मैं ए बी सी नंबर्स लेता हूं तो मैं अपने प्रोडक्ट का वैल्यू क्या कभी भी ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 के जैसा जनरेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एक बार करके देखो। अगर मैं बोलता हूं कि आप एबीसी नंबर्स लो और उनका एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम करो, तो आपके उसमें ए इंटू बी इंटू सी आएगा ना। यहां पर आपकी पावर्स चेंज कैसे हो जाएगी? ए में आपको पावर 2 चाहिए, बी में आपको पावर 3 चाहिए, सी में आपको पावर 4 चाहिए। तो ए में अगर आपको पावर 2 चाहिए तो यहां पर आपको क्या चाहिए था? 2 बार ए मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था। अगर आपको बी में पावर 3 चाहिए तो आपको बी 3 बार मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था। और अगर सी आपको पावर 4 चाहिए तो आपको सी 4 बार प्रोडक्ट में मिलना चाहिए था। पहली बात तो ये पॉइंट समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, ओके। हाँ, सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग टू द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर डी बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन बाकी सारे बच्चे अभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, पहले यहाँ पे लॉजिक को समझो कि हम कैसे अपना यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। यहां पर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है। हम अगर अपना एलएचएस मेंटेन करने जाते हैं तो हमारा आरएचएस बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूं तो आरएचएस में यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी आएगा। लेकिन अगर मैं अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को वेटेज देता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं ए स्क्वायर कैसे जनरेट कर पाऊंगा? जब a इंटू ए होगा तभी जनरेट कर पाऊंगा। बी क्यूब कैसे जनरेट कर पाऊंगा? जब b इंटू बी होगा तभी जनरेट कर पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो क्या आप यहाँ पे बीच का कोई एक रास्ता निकाल सकते हो और वही यहां से अपना सॉल्यूशन जनरेट करके देगा? बीच का रास्ता क्या होगा? आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो ए ही चाहिए, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर चाहिए। ऐसा हो सकता है अगर आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट ए, आप यहां पे ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिखो। ए बाई टू प्लस ए बाई टू अगर आप लिखते हो तो इसका सम कितना हो जाएगा? ए के बराबर। और जब आप यहां पे इन दोनों को अलग अलग नंबर की तरह कंसिडर करोगे तो इनके प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ए स्क्वायर अपॉन फोर आएगा। लेकिन नंबर्स के साथ में हमें वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पावर को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। हमें ए स्क्वायर क्रिएट करके बताना था, उसका हमने एक तरीका ढूंढ लिया। वैसे ही अगर आपको बी क्यूब चाहिए तो आप क्या करोगे? देखो, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो बी बनते हुए दिखना ही चाहिए, तो आप ये बोलोगे कि चलो बी बनाना है ना, हम ऐसा करते हैं कि बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री लिख देते हैं। क्योंकि अगर मैं बी को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं और उन तीनों टुकड़ों को ऐड कर रहा हूं तो फिर से मिलके कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हटा रहा हूं और अपना सॉल्यूशन एक्चुअली अब स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट, बट आई होप सारे बच्चों को यहाँ पे फंडा क्लियर हुआ कि हम आगे जो करने वाले हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग एज अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहां पर कंसिडर करो बहुत सारे नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स? आप यहां पे कंसिडर करो a बाई टू कॉमा ए बाई टू, फिर आप यहां पे कंसिडर करो b बाई थ्री कॉमा बी बाई थ्री कॉमा बी बाई थ्री, फिर आप कंसिडर करो c बाय फोर कॉमा सी बाय फोर कॉमा सी बाय फोर कॉमा सी बाय फोर। ये कितने नंबर्स हो गए टोटल? ये आपके इसमें कितने नंबर्स हो गए? 4 और 5 9 नंबर्स। ठीक है, आपके इसमें टोटल 9 नंबर्स हैं। हम इन 9 नंबर्स के ऊपर अब एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम अप्लाई करने वाले हैं। अगर इन 9 नंबर्स के ऊपर हम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a बाई टू प्लस ए बाई टू, है ना, डायरेक्टली कर लें। a बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस b बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस c बाय फोर प्लस सी बाय फोर प्लस सी बाय फोर प्लस सी बाय फोर डिवाइडेड बाय कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 9 नंबर्स है ना, तो डिवाइडेड बाय 9 आएगा। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच? इन सबका मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इन सबका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको मिलता है ए स्क्वायर के नीचे 2 की पावर 2, बी क्यूब के नीचे 3 की पावर 3 एंड सी की पावर 4 के नीचे 4 की पावर 4। लेकिन इन सबका पावर क्या जाएगा? 1/9 के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? क्लियर हो रहा है? यहां पर पावर 1/9 क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे 9 नंबर्स का हम जीएम लिख रहे हैं, इसलिए पावर 1/9 जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हो गया, बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि अब आप अपना जो यहाँ पे न्यूमरेटर कैलकुलेट करोगे तो ये तो a प्लस बी प्लस सी ही है ना, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप एक्चुअली 18 यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट, दैट इज व्हाई वी आर नाउ एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 के नीचे कितना आ गया है 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 4 की पावर 1/9। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो दोनों साइड पावर 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल होकर ये 2 बन चुका है, 2 की पावर 9 आपके पास में आएगा। 2 की पावर 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 अपॉन, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं तो क्या आप इनको मर्ज कर सकते हो, 2 की पावर 2 एंड 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 इज नथिंग बट 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, और उसके साथ में कितना आएगा आपका 3 की पावर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में अब जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो क्या है, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा कम है इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाना चाहिए 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3। चमका सारे बच्चों को, चमक गया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये चमक गया मतलब आपको रिस्ट्रिक्शन वाले सवाल बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, यूजिंग मोर देन वन इनइक्वालिटी, ठीक है। आप एक बार सोच के देखो, आपके पास में अगर दो छोटी छोटी इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, और वो करेक्ट इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, एक बार सोच के देखो इस बात में, अगर मैं बोल रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b और मैं ये भी बोल रहा हूं कि c इज ग्रेटर देन d, तो मैं यहां से कुछ नए इनइक्वालिटीज क्या खुद से जनरेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि यार आपका a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन b इंटू डी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े बड़े वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो और छोटे छोटे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो छोटे छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा आंसर आएगा, बड़े बड़े को मल्टीप्लाई करोगे बड़ा आएगा, ठीक है। यही सेम काम आप एडिशन के लिए भी कर सकते थे। अगर आप a प्लस सी करते हो और आप अगर b प्लस डी करते हो, तो आपके उसमें अभी भी कौन सा वैल्यू बड़ा होना चाहिए, a प्लस सी वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या सोचेंगे कि एक अगर आपके उसमें बड़ा सा एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए आ रहा है, तो हम पहले उनके छोटे कंपोनेंट्स में इनइक्वालिटीज जनरेट करेंगे। छोटे कंपोनेंट्स की जो इनइक्वालिटीज है उनको हम फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। क्या फंडा क्लियर, क्या फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट b प्लस सी इंटू c प्लस a इंटू a प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एबीसी। तो अब यहाँ पर आप क्या यहाँ पे छोटे छोटे एंटिटीज देख पा रहे हो जिनको यूज करके आप जो है बड़ा यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट कर पाओगे, यस बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यार अगर मैं दो नंबर्स यहाँ पे लेता हूँ और उनके ऊपर अगर मैं am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या आएगा। लेट अस टेक फर्स्ट द टू नंबर्स b एंड c। अगर मैं b और c का am निकालूंगा तो b प्लस सी अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू उसका gm, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर bc। वैसे ही मैं अपना अगला इनइक्वालिटी भी जनरेट कर सकता हूं। अगर मैं c और a दो नंबर्स कंसीडर करता हूं तो मेरे पास आएगा कितना, इनका am हो जाएगा c प्लस a डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ac। और ये हो गया आपका इनइक्वालिटी नंबर 2। ऐसे आप इनइक्वालिटी नंबर 3 भी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग a एंड b एज द numbers। a plus b by 2 should be greater than or equal to अंडर रूट के अंदर ab आएगा एंड दिस बिकम्स अवर थर्ड इनइक्वालिटी। सो अगर मैं तीनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास ऑलरेडी जो रिजल्ट चाहिए वो आते हुए दिख रहा है मुझे, एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो। इनइक्वालिटी 1 इंटू इनइक्वालिटी 2 इंटू इनइक्वालिटी 3, व्हाट विल वी गेट, हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास में b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू a प्लस बी और डिवाइडेड बाय 8 बनेगा, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा आपके पास में, आपके उसमें आएगा bc ac एंड ab। तो जैसे आप ये वैल्यू लिखोगे तो आपको सिमेट्री की वजह से यहाँ पर क्या दिखाई देगा, a स्क्वायर भी दिखाई देगा, c स्क्वायर भी दिखाई देगा और b स्क्वायर भी दिखाई देगा। तो आपका अंडर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ चुका है, ध्यान से देख लें सारे बच्चे, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ abc। तो मेन थॉट क्या है इस पर्टिकुलर टाइप का, वो क्लियर हो गया सारे बच्चों को। हमारा मेन थॉट ये है कि हम अपने बड़े इनइक्वालिटी को छोटे इनइक्वालिटीज के कॉम्बिनेशन की मदद से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक और सवाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पे कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में नजर आ रहे हैं। आई गेस अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे बातें पकड़ में आने लग गई होंगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 3 नंबर्स एडिशन में है,
तीन नंबर्स फिर से मेरे पास एडिशन में है, लेकिन ये दोनों एंटिटीज आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे पहले दो छोटी इनइक्वालिटीज जनरेट कर लूं। कैसे कर सकता हूं? एबीसी आपके इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो मुझे पता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहाँ पर पहले जो तीन नंबर्स ले रहा हूं वो ये देखकर ले रहा हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर ब्रैकेट कैसे जनरेट हो सकता है। वो मैं कैसे लूंगा? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। मैंने तो यहाँ पर तीन नंबर ही क्या मान लिए हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए। अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन लिखूंगा तो मुझे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर मैं करूंगा तो मुझे सबको मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/3 करनी है। तो ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करके आपका पावर 1/3 होना चाहिए। तो क्या आप यहाँ पे फिर से सिमेट्री देख पा रहे हो? आप यहाँ पे ए क्यूब जनरेट कर पा रहे हो, बी क्यूब जनरेट कर पा रहे हो और सी क्यूब जनरेट कर पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, ये जो आपके पास में एंटिटी है दैट बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये जो आपके पास में पहली इनइक्वालिटी आई है, क्या बिल्कुल वैसे ही इनइक्वालिटी आप जनरेट कर सकते हो? वंस अगेन, अगर आप अगले ब्रैकेट के नंबर्स यूज करोगे तो यस, अगले ब्रैकेट के नंबर्स एक बार आप यूज करो, आपको जो सेकंड इनइक्वालिटी मिलेगी वो क्या होगी? सिमिलरली सिमिलरली आप ऐसा कुछ देख पाओगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। तो अल्टीमेटली यहां पर होगा क्या? क्या आप यहां पे कैलकुलेशन देख पा रहे हो? 3 टाइम्स ऑफ एबीसी यहां पे फिर से एक बार जनरेट होने वाला है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपका रिजल्ट आ गया है? यस, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके उसमें आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। तो ये आपका सेकंड पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको छोटे इनइक्वालिटीज लिखना है और फिर उनकी मदद से बड़े इनइक्वालिटीज तक पहुंचना है। अभी जो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स किए थे, इनके अंदर दोनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करके या तीनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करके फायदा हो रहा था। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। आपको यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन भी गिवन है। इस बार हम दो लेवल पे सोचेंगे। रिस्ट्रिक्शन वाला भी फंडा आपको यूज करना है और मल्टीपल इनइक्वालिटीज वाला भी फंडा आपको यूज करना है। मतलब ये टाइप 2 और टाइप 3 का कॉम्बिनेशन है। आपको दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आपको यहाँ पर बताना है कि ए एक्स प्लस बी वाई का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे अगर इस फाइनल इक्वेशन को देखते हो जो आपको प्रूव करना है, तो यहां से आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है कि हमने इसका मतलब ए और एक्स को साथ में लाने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि जो आपको कंडीशन दी है वो ये सजेस्ट कर रही है कि ए और बी साथ में होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अगर हम ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम वाली इनइक्वालिटी अप्लाई करें, किसके ऊपर अप्लाई करें? ए और एक्स के ऊपर अप्लाई करें। इनफैक्ट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा? अगर मैं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के ऊपर ए एम लिखने की कोशिश करता हूं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जीएम लिखूंगा तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना होगा। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कैसा दिखाई देगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एक्स। ये आपके इसमें पहली इनइक्वालिटी बन रही है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो आपको फाइनल आंसर में चाहिए ए इंटू एक्स वो यहां से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही एक बार फिर से सिमिलर से कैलकुलेशन करके देखते हैं फॉर बी एंड वाई। बी और वाई क्यों सोचा हमने? क्योंकि बी इंटू वाई हमें जनरेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से अरिथमेटिक मीन लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज गिविंग अस अवर सेकंड इनइक्वालिटी व्हिच इज बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी वाई। अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करोगे तो क्या अब आपको आपकी कंडीशन भी यूज करते आ जाएगी? यस, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको? यहां से आपके पास में अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसा कुछ होना चाहिए। एडिंग द टू इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। दोनों साइड से 2 कैंसिल करके आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है कि ax plus by is less than or equal to 1। ठीक है, so this is the third pattern that we have just studied in this particular lecture। ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा कि हम छोटे छोटे इनइक्वालिटीज जनरेट कर सकते हैं और उनके मदद से अपना यहाँ पे फाइनल आंसर डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या आपको अब यहाँ पे धीरे धीरे फील आना स्टार्ट हो गई है इस टाइप के क्वेश्चंस की?
अगर आपका a एक पॉजिटिव नंबर है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कितना होगा? ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कितना होगा? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें यहाँ पर पेयरिंग पहले बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर स्टार्टिंग में ही चारों नंबर्स के साथ में अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने की। ठीक है, हम यहाँ पे पहले पेयरिंग कर रहे हैं सिमेट्री वाइज a क्यूब और 1 की। अगर हम ये दो नंबर्स लेते हैं a क्यूब एंड 1 और उनके ऊपर अगर हम am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm करते हैं तो देखो आपके पास में क्या आने वाला है। ठीक है, आपके पास में नंबर्स क्या है, क्लियर है सर बच्चों को? आपके पास में नंबर्स है a क्यूब एंड 1। तो इनका am करोगे तो मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और gm करोगे मतलब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या वैल्यू बन रही है? a क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2। यस, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो ये आपकी पहली इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। क्या ऐसी ही कोई इनइक्वालिटी आप एक बार फिर से जनरेट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? ध्यान से देखो सारे बच्चे। अगर मैं इस बार सिमेट्री को देखते हुए ए स्क्वायर और ए को इंक्लूड करता हूं अपने डिस्कशन में तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। अगर अब मैं यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास सेकंड इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है ए स्क्वायर प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3/2। है ना, यहाँ पे फिर से आपकी ए की पावर कितनी बन रही है? 3/2 के बराबर बन रही है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले वाले इनइक्वालिटी में भी आपके पास में सिमिलर सा ही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अब हम अपने जो है कैलकुलेशन को आगे शायद आसानी से बढ़ा पाएंगे। 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3/2। इस बार अगर मैं दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करूंगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करूं तो क्या होगा? 1 प्लस 2। एलएचएस में आपके पास क्या क्या आएगा? ए क्यूब प्लस 1, ए क्यूब प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये आपका एलएचएस में आ रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3/2। एंड नाउ इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 ए क्यूब। अगर ये वैल्यू हमेशा 16 ए क्यूब से बड़ी है देन इसका लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 ए क्यूब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सारे बच्चों को ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आया है, जहां पर हम छोटे इनइक्वालिटीज जनरेट करते हैं और उनकी मदद से हम अपने क्वेश्चन को फाइनली क्रिएट कर पाते हैं। ऑलराइट, so this is the second pattern that we studied in today's lecture. Let us do one more pattern. The next type is type 4, जहां पर हम कंबाइन करेंगे दो अलग अलग इनइक्वालिटीज को। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने पहले भी किया है। इनफैक्ट अभी जो हमने कंबाइन किया था, अभी जो हमने टाइप 3 पढ़ा उसके अंदर भी हमने एक तरीके से इनइक्वालिटीज को कंबाइन ही किया था। एक बार फिर से देखो, हमने यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज को ऐड किया था। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सेकंड पैटर्न है जहां पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप कंबाइन कर रहे हो, वहां पे एक स्पेशल तरीके से हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में सोच के देखना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास में एक वैल्यू है, लेट अस से वो वैल्यू ए है, वो काफी बड़ी है, वो बड़ी है बी से, लेकिन आपके पास में और एक वैल्यू है, ठीक है, जो बी से भी छोटी है, तो क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं कि बी इज स्मॉलर देन सी, सॉरी बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं इन दोनों को कंबाइन करके कि आपका ए बड़ा होगा बी से और वो बड़ा होगा सी से? ऐसा कॉमन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में किया है और हमें पता है, जैसे एम इज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, तो एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, ऐसा हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। लेकिन यहां से जो आपका फाइनल इनइक्वालिटी आता है वो ये भी तो लिखा जा सकता है डायरेक्टली कि आपका जो ए है वो बड़ा होना चाहिए सी से। यहां पर कंबाइन करने का तरीका समझ में आ रहा है? आपके पास में एक बड़ा डब्बा है ना, इसको आप इस तरीके से सोच सकते हो। आपके पास में एक बड़ा डब्बा है, वो इस दूसरे डब्बे से बड़ा है, लेकिन आपके पास में और एक डब्बा है जो इस दूसरे डब्बे से भी छोटा है। तो क्या ये जो सबसे बड़ा डब्बा है वो सबसे छोटे डब्बे से भी बड़ा हो जाएगा? यस, जो सबसे बड़ा डब्बा है वो सबसे छोटे डब्बे से भी बड़ा हो जाएगा। हम इस तरीके से भी अपने इनइक्वालिटीज को डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं।
ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल। ठीक है, आपको अगर ये आइडिया क्लिक किया है तो इसका सॉल्यूशन सोचना काफी आसान होगा, अदरवाइज ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कि हम प्रोसीड कैसे करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बड़ा डब्बा छोटा डब्बा वाला फंडा क्लियर हो गया, देन आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते आ जाएगा। पहली बात तो ये कि इस सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। यहां पर हम वाकई देना चाह रहे हैं a की पावर 4, b की पावर 4 एंड c का स्क्वायर। ठीक है, a की पावर 4, b की पावर 4 एंड c का स्क्वायर, इसका जो एडिशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 √2 abc होता है, ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, हम कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। यहां पर हम फिर से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। यहां पर आपको सिमेट्री फिर से नजर आ रही है, वो a और b के ऊपर सिमेट्री है। ठीक है, क्योंकि c का पावर 2 है जबकि a और b की पावर 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर पहले कुछ जनरेट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ जनरेट करना चाहूंगा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन 2। मैंने इन दोनों वैल्यूज का अगर am लिया है तो वो इनके gm से बड़ा होगा, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a की पावर 4 b की पावर 4 मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां से अगर मैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में क्या निकल कर आने वाला है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। इज दैट राइट? ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि यार ये जो आपके उसमें इनइक्वालिटी आई है, अगर वो एक करेक्ट इनइक्वालिटी है, तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड सेम क्वांटिटी अगर ऐड कर देता हूं तो भी तो इनइक्वालिटी करेक्ट ही रहेगी। सेम क्वांटिटी ऐड करना है लेकिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या करो, आप दोनों साइड सी स्क्वायर ऐड कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे जो सिमेट्री ब्रेक हो रही है वो समझ में आ रहा है हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी a की पावर 4 b की पावर 4 लिखा हुआ है, हम एडिशनली यहाँ पे सी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, और ये जो मैंने ऐड किया है ये मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक सेकंड इनइक्वालिटी जनरेट हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड इनइक्वालिटी जो आपका जनरेट हुआ है उसके अंदर आपको फिर से अब दो नंबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको दो नंबर्स नजर आ रहे हैं, उनको अब यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। आपके पास में जो दो नंबर्स है वो कौन से हैं? आपके पास में दो नंबर्स है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, दूसरा नंबर है आपके पास में c स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि इनका am बड़ा होगा इनके gm से, तो बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इन दोनों नंबर्स का पहले तो मीन ले लिया, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ये 2 अगर मैं आगे चल के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी आ रही है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 √2 abc। क्या आपको आपका आंसर आते हुए नजर आ गया है? आपके पास में अब दो इनइक्वालिटीज हैं, एक इनइक्वालिटी नंबर 2 और एक इनइक्वालिटी नंबर 3। आप अगर यहां पर इनइक्वालिटी नंबर 1 को देखते हो, सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 2 को देखते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, ये सबसे बड़ा डब्बा है, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो बड़ा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से, और ये सबसे छोटा एक्सप्रेशन है 2 √2 abc, क्योंकि वो किससे छोटा है, वो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भी छोटा है। तो क्या हम यहां पे डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं? क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बैठा सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले बैठाने की कोशिश की थी, कि ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आ रहा है ये बड़ा होना चाहिए किससे, ये बड़ा होना चाहिए 2 √2 abc से। और क्या वही प्रूव करने के लिए उसने बोला था आपको? यस एग्जैक्टली, वो यही प्रूव करना चाह रहा था, वो यही हमसे सॉल्व करवाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या फंडा यूज किया समझ में आ रहा है? अगर आपके पास में बड़ा डब्बा है, ठीक है, और एक आपके पास में बी से भी छोटा डब्बा है, तो आपका जो सबसे बड़ा डब्बा है वो सबसे छोटे डब्बे से तो बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर। थोड़ा और लग सकता है आपको सॉल्यूशन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्लिक करेगा। एंड दिस वाज आवर टाइप नंबर 4। लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम which is from type number 5. now this is also a very important pattern, जहां पर नंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपको इस तरीके से दी है कि वो नंबर्स एपी जीपी या एचपी में हैं। आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया है कि वो नंबर्स जिनका आप यूज कर रहे हो क्वेश्चन में वो एपी जीपी एचपी में है। अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसको यूज करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसको यूज कैसे करते हैं। आपको अगर अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन अगर याद है, सॉरी अगर आपको अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन याद है तो आपको ऐसा कुछ याद आ रहा होगा कि अगर मेरे पास में दो नंबर्स हैं,
ए और बी, और अगर कैपिटल ए उनका अर्थमेटिक मीन है तो ये तीनों नंबर्स एपी में हो जाने चाहिए। ये तीनों नंबर्स एपी में हो जाने चाहिए अगर कैपिटल ए वाकई अर्थमेटिक मीन है तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं क्वेश्चन को, है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास तीन नंबर है ए बी सी और वो एपी में हैं, मैं आपको अगर ये बता दूं कि ये तीन नंबर्स एपी में हैं, तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि बीच में लिखा हुआ नंबर ही आपके आसपास वाले नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होना चाहिए? यहां से हम क्या याद करना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अगर आपको ये दिया गया है कि एबीसी एपी में है, तो यहां से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि जो आसपास वाले नंबर्स हैं ए और सी, उनका अर्थमेटिक मीन एक्चुअली बी ही है। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? क्या ये फंडा आपको क्लियर होता है? जो अर्थमेटिक मीन होगा ए और सी का, वो बी के ही बराबर होगा। क्लियर? ऑलराइट। और ऐसे ही अगर आप अब इसी चीज को अगर आगे प्रोसीड करते हो, अगर मैं आपको दे रहा हूं कि एबीसी जीपी में है, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाना चाहिए? आसपास वाले नंबर्स का जीएम हो जाना चाहिए। ठीक है? और अगर मैं आपको दे रहा हूं कि नंबर्स एचपी में है, तो बीच वाला नंबर्स आपका एचएम हो जाना चाहिए। ठीक है? तो एक बार फिर से इस चीज को लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स में भी ये बात मिल जाए। अगर एबीसी आपके जीपी में है, अगर एबीसी आपके जीपी में है, देन इन दैट केस जो ए और सी का आपका जीएम होगा, जो ए और सी का आपका जीएम होगा, जीएम ऑफ ए कॉमा सी, वो बी ही होगा। कितना होगा? बी के ही बराबर होगा। और ऐसे ही अगर मैं आपको दे दूं कि आपके पास जो एबीसी है वो एचपी में है, वो एचपी में है, देन ये इंप्लाई क्या करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि आप अगर ए और सी का एचएम लोगे तो वो किसके बराबर आएगा? एग्जैक्टली बी के बराबर आएगा। ठीक है? सो लेट अस रिमेंबर दीज पॉइंट्स। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया है? क्योंकि बाय डेफिनेशन हम बीच वाले नंबर को ही तो क्या बोल रहे हैं? अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं। बीच वाले नंबर को ही तो हम ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं। बीच वाले नंबर को ही तो हम हार्मोनिक मीन बोल रहे हैं। ठीक है? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपने ये डिस्कशन एक बार फिर से देखना चाहिए जो हमने इनिशियली किया था मीन्स के लिए। ठीक है? कि अगर कैपिटल ए आपका अर्थमेटिक मीन है तो फिर ये तीनों नंबर्स एपी में होना चाहिए। तो मैं उसको उल्टा यूज कर रहा हूं कि अगर तीन नंबर्स एपी में हैं तो बीच वाला नंबर ही आपका अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। हालांकि आप ये रिलेशन खुद से जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे b माइनस ए जो आपका डिफरेंस है वो c माइनस बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आपको 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी मिलेगा और यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा आपका a प्लस सी बाई 2। ठीक है? तो आप ऐसा भी वैसे सोच सकते हो कि अगर a और c का आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो बाय कैलकुलेशन b के वैल्यू के बराबर ही आता है। ठीक है? ऑलराइट। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है? एंड दिस टाइम आई वांट टू टेक डिफरेंट पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो आपका थर्ड पार्ट है उसको रीनंबर कर देते हैं हम। ठीक है? तो हमारे पास एक ही सवाल के अंदर तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। देखो कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये पोर्शन आपका। ए बी सी डी आर फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। अब पहली बार यहां पर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड आया है। अगर आपके नंबर्स डिस्टिंक्ट है तो आप एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम बोलने के प्लेस में एम ग्रेटर देन जीएम भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्योंकि इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करती है? इक्वलिटी तभी एग्जिस्ट करती है एम और जीएम में जब आपके नंबर सारे के सारे इक्वल होते हैं। अगर उसने क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है कि डिस्टिंक्ट है नंबर्स, तो आप इनइक्वालिटी यूज करो, इक्वालिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ABCD are four distinct positive quantities in AP. AP में है, this is the second point to be noted. अगर आपके पास में नंबर्स AP में है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आसपास वाले नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बीच वाले नंबर के ही बराबर आएगा? मतलब मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ A, C is actually equal to B. And if I apply that further, अगर मैं BCD तीन नंबर्स मानूं तो ये भी तो AP में है। अगर बीसीडी आपके तीन नंबर्स एपी में है तो बीच वाला नंबर अब क्या हो गया है? सी। और आसपास वाले नंबर्स कौन से हो गए हैं? बी एंड डी। तो आप और एक रिलेशन यहां पे लिख सकते हो चार नंबर्स के लिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी कॉमा डी कैन बी यूज्ड एज सी। ठीक है? ऑलराइट। तो आपको अब क्योंकि यहां पे अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी पता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तभी हमें फायदा मिलेगा। तो हम अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी लिखना चाह रहे हैं। अगर हम अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी लिखना चाह रहे हैं तो उसके साथ में ज्योमेट्रिक मीन लेके एक बार देखते हैं।
कैलकुलेशन करके देखते हैं आपके पास में क्या आंसर निकल कर आने वाला है, ठीक है। बट दीज आर द टू इक्वालिटीज, दीज आर द टू इक्वेशंस जिनको आप डेफिनेटली यूज करना चाहोगे आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं एक बार, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड सी, ठीक है। तो ए एंड सी के लिए आप ये बोलोगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। आई गेस इस चीज को अगर मैं यही कंटिन्यू कर लूं तो आपको समझ में भी ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। मैं ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी लिख चुका हूं, मैं ऑलरेडी अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी लिख चुका हूं जिसकी वैल्यू बी के बराबर है। तो अरिथमेटिक मीन किससे बड़ा होगा? अरिथमेटिक मीन आपका बड़ा होगा इन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन से। तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए सी होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा है तो क्या ये सही है? आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। लेकिन अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी में ए प्लस सी बाई टू नहीं लिख रहा हूं, मैं उसके प्लेस में बी लिख रहा हूं। और वैसे ही अगर मैं अगले स्टेटमेंट में लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल चुका हूं कि बी और डी का अरिथमेटिक मीन जो है वो तो सी है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें यहाँ पे अपना रेगुलर फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ बी डी है ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मेरे पास में दो यहाँ पे इनइक्वालिटीज जनरेट हो चुकी हैं। अभी हमने अभी एक चीज पढ़ी है कि हम छोटी इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। तो एक बार ट्राई करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने की। अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? इन दोनों इनइक्वालिटीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, BC इज ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर ABCD। देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज आ गए, दोनों साइड स्क्वायर करो और दोनों साइड से BC एक एक करके कैंसिल कर दो, तो आपके उसमें फाइनली रिजल्ट जो बचना चाहिए वो क्या है कि BC इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा ये थॉट कि अगर आपके नंबर्स ऑलरेडी AP, GP या HP में है तो आपको ये मीन वाला लॉजिक कैसे यूज करना है। अगर अभी आपको पहला क्वेश्चन करके क्लैरिटी नहीं आई तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास में अभी दो और सवाल है, ठीक है। फिर से अगले वाले सवाल में मैं बिल्कुल सेम चीज करके दिखाने वाला हूं, ताकि अगर किसी को अभी भी डाउट रहा है इस सवाल में तो उसका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। सेकंड पार्ट में एक बार फिर से यही चीज करके देखते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास में ए बी सी डी आपके पास में चार नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस बार वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये चार नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप क्या बोलोगे? ए और सी का बीच वाला नंबर क्योंकि बी है, इसीलिए ए और सी का जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, वो कितना आना चाहिए? वो आपका बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए, मतलब बी के बराबर आना चाहिए। इस बार हम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और वैसे ही क्योंकि अब बी सी और डी भी आपके किस में है? बी सी और डी भी आपके जीपी में है, इसीलिए जो बीच वाला नंबर है वो आसपास वाले नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऐसे कुछ बनाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी कॉमा डी इज डेफिनेटली इक्वल टू सी। अब क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी है तो मुझे इसको तो यूज करना ही है। इसके साथ में मैं क्या यूज कर सकता हूं? इसके साथ में मैं HM भी यूज कर सकता हूं, इसके साथ में मैं AM भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन यूज करने से फायदा मिल रहा है, ऐसा हमें शायद दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज ऐड हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने GM के साथ में AM को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो A और C का ऑलरेडी आप GM लिख चुके हो, ठीक है। तो GM तो AM से छोटा होता है, ज्योमेट्रिक मीन तो अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन लिखूंगा तो मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा कुछ लगाना चाहिए, ठीक है, कि GM छोटा है। GM इस बार लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, इसलिए आपको इनइक्वालिटी लेस देन वाली नजर आ रही है, ठीक है। ओके, तो A और C का GM छोटा होगा A और C के AM से, तो A और C का AM कितना हो जाएगा? A प्लस C अपॉन 2। और वैसे ही B और D का GM छोटा होना चाहिए B और D के AM से, तो B और D का AM कितना हो जाएगा? B प्लस D अपॉन 2। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूं तो क्या मुझे फायदा मिल रहा है? इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा, B प्लस C इज लेस देन A प्लस B प्लस C प्लस D होल डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2B और 2C लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, और यहां से जो आपके B और C हैं वो भी लेफ्ट हैंड साइड में जाके एक एक कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली यू विल गेट B प्लस C इज लेस देन A प्लस D। क्या ऐसा ही कुछ प्रूव करने के लिए बोला गया था हमें? एक बार चेक कर लें सारे बच्चे। B प्लस C इज लेस देन A प्लस D, P plus C is less than A plus D। हाँ, yes, P plus C is less than A plus D, यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था।
अगर आपको अभी भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे तीसरे वाले सवाल का सॉल्यूशन भी ध्यान से देखें सारे बच्चे, ठीक है। जो हमारे पास में थर्ड पार्ट है, उस पार्ट में दिया हुआ है कि आपके पास में ए बी सी डी जो है वो इस बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि ये नंबर्स आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए और सी का HM बी होना चाहिए और बी और डी का HM सी होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस वैल्यूज डाउन, लेट अस राइट दिस वैल्यूज डाउन कि HM ऑफ A कॉमा C कितना होना चाहिए, B के बराबर होना चाहिए, एंड HM ऑफ B कॉमा D ये C के बराबर होना चाहिए। अब HM जो है वो आपका GM से छोटा होता है, HM छोटा होता है GM से भी AM से भी, लेकिन GM यूज करना चाहिए कि AM यूज करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है वो देख के ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। जैसे ऊपर यहाँ पे एडिशन का साइन था तो मैं बोला AM ज्यादा हेल्प कर सकता है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे GM शायद ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू इनकॉर्पोरेट GM इन आवर डिस्कशन, ठीक है। तो HM का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कम होगा GM वाले वैल्यू से, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिखा है, HM ऑफ A एंड C, तो अब यहाँ पे मुझे GM ऑफ A एंड C लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे GM ऑफ A एंड C मतलब अंडर रूट ऑफ AC आएगा। और वैसे ही मैं क्योंकि HM ऑफ B एंड D का डिस्कशन कर रहा हूं तो वो छोटा किससे होगा, B और D के GM से छोटा होगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो रहा है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में ऐसा कुछ रिजल्ट बनेगा, ठीक है, कि B इंटू सी इज लेस देन अंडर रूट के अंदर ABCD। अगर आप दोनों साइड से B इंटू सी का अंडर रूट कैंसिल करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ BC इज लेस देन अंडर रूट ऑफ AD, अंडर रूट ऑफ BC इज लेस देन अंडर रूट ऑफ AD। और अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो यही तो आपको चाहिए था कि आपका BC का वैल्यू लेस देन AD होना चाहिए, BC का वैल्यू लेस देन AD होना चाहिए। क्या क्लियर है सारे बच्चों, BC का वैल्यू लेस देन AD होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये आपका नेक्स्ट पैटर्न था जहां पर आपने ये नोटिस किया, ये पैटर्न नंबर 5 है आपका, जहां पर आपको ये कंडीशन गिवन होती है कि नंबर्स ऑलरेडी AP GP HP में से किसी एक रिजल्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं, फिर से आपको याद दिला दूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जितने भी सवाल हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ें, ताकि आप जब भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे आप इन कैटेगरीज के बारे में सोचोगे, ठीक है। आप ये सोचोगे कि हमारे पास में 5-6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको एक जो है फ्लो समझ में आएगा कि आपका स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट आइडिया लेट अस डू वन मोर पैटर्न, ठीक है। टाइप नंबर 6 काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग में आसान है। हमें यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स को ही यूज करना होता है। हम अभी तक किन के साथ में डील कर रहे थे, हम A B C D इस तरह के कुछ वेरिएबल फॉर्मेट में लिखे हुए नंबर्स के साथ में डील कर रहे थे। हमें बोल रहे थे कि हमें पता नहीं एक्जैक्टली क्या है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रिलेशन हम डेफिनेटली जनरेट कर पा रहे हैं। अब इनको ना यूज करके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको एक्चुअल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 इस तरह के कुछ नंबर्स को यूज करके अपनी इनइक्वालिटी तक पहुंचना होगा, ठीक है। दिस इज योर टाइप नंबर 6। let us try to understand this using one simple example. For every integer n greater than 1 the inequality this holds, ऐसा आपको प्रूव करना है ना। we need to prove that this inequality will definitely hold अगर आपके पास में n क्या है, n कोई तो आपके पास में एक इंटीजर है, ठीक है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से अपने क्वेश्चन को देख लें, n फैक्टोरियल की पावर 1 by n इज लेस देन n प्लस 1 by 2, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो समझना काफी आसान है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देख के लगेगा काफी आसान था, लेकिन हर बार बच्चे यही पूछते हैं इसके बाद डाउट कि सर हम कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर कौन से नंबर्स लेना है, ठीक है। तो अगेन उसका आंसर यही है कि पहले तो आप यहाँ पे अलग अलग पैटर्न नोटिस करो, उसके बाद में इनके कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यहाँ पर पैटर्न क्या है कि आपको एक्चुअल नंबर्स उठाने हैं। एक्चुअल नंबर्स उठाने हैं आपको कैसे पता चल रहा है, पहली बात तो ये इंटीजर्स के ऊपर डिस्कशन करवा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आपको जो रिलेशन प्रूव करना है उसके अंदर कहीं पर भी ABCD जैसी चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं, यहाँ पर आपको इसका मतलब एक्चुअल नंबर्स लेने से फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप नंबर्स ले लो पहले। लेट अस कंसीडर फर्स्ट n natural numbers. Let us consider first n natural numbers. ऑलराइट, सो अगर आपके उसमें पहले n नेचुरल नंबर्स हैं तो क्या आप उनका अर्थमेटिक मीन निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है n नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं? अगर मैं n नंबर्स ले रहा हूं विच इज 1 2 3 4 अप टू n, तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसा हो जाएगा? इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 अप टू n के बराबर।
ठीक है। लेकिन ये तो आपने ऐड किया है, इसको भी अरिथमेटिक मीन के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट, यहां पर आपका इक्वलिटी का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट है। इक्वलिटी कब आने के चांसेस होते हैं, जब आपको एबीसीडी में पता नहीं होता है कि इक्वल हो भी सकते हैं एबीसीडी के वैल्यूज, इक्वल नहीं भी हो सकते, तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करते हैं। इस तरह के सवाल में हम प्योरली ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन, सारे नंबर्स को ऐड किया, n से डिवाइड किया। राइट हैंड साइड में मैं क्या करना चाह रहा हूं, जीएम की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, मतलब मैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और इसकी पावर में हम क्या करेंगे 1 बाय n लिखेंगे। 1 बाय n क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नंबर्स का डिस्कशन चल रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक सिंपल सा रिजल्ट जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में पढ़ा है, 1 से लेके n तक सारे नंबर्स का सम का वैल्यू कैसे निकलता है, तो वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस फॉर्मूले से निकलता है। इसको फर्दर मुझे n से डिवाइड करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। अब ये एक पर्टिकुलर चीज आपको पता होना चाहिए कि आप अगर 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट करके लिखना चाहते हो, तो उस चीज को हम n फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन आपको दिख रहा है वो होता है n फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है n से लेके 1 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। और अगर किसी को पता नहीं है तो ये एक नया नॉलेज है, इसको आप गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब अगर मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर मुझे ऐसे 5 नंबर्स का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं उसको n फैक्टोरियल बोल सकता हूं, ठीक है। फैक्टोरियल इज अ न्यू नोटेशन दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज बायनोमियल थ्योरम, एंड वी विल फर्दर यूज इट एक्सटेंसिवली इन आवर फॉलोइंग अप चैप्टर व्हिच विल बी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके यहाँ पे पहली बात तो n कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल करते से ही कि आपको आपका आंसर दिख गया, n प्लस 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n। यस, आपको यही प्रूव करना था, n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। ऑलराइट, सो आई होप सारे बच्चे यहाँ पर जो है अलग अलग पैटर्न जो है वो पकड़ पाए हैं, और आपको अगर ये 6th पैटर्न समझ में आया है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एज ए होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो। इसको ट्राई करो, इसका आपने सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए उसका अप्रोच आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि प्रूव दैट है तो इसके अंदर आप कोई आंसर नहीं बता पाओगे, लेकिन अप्रोच डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड सो दैट्स इट फॉर द डे। आज आपके साथ में बच्चों जो भी सारे पैटर्न्स हमने डिस्कस किए हैं इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड देयर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी क्रिएटेड इन द इनइक्वालिटी सेक्शन, ठीक है। हम फर्दर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बच्चों आपके जो लेक्चर्स होते हैं क्लास 11th के वो थ्योरी लेक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह के नए कंसेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं क्लास 11th के 4, 5 और 6 बजे। सो वील बी डूइंग फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस सेम टॉपिक इन कमिंग डेज, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द लेक्चर्स। सारे लेक्चर्स आप अगर लाइव अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका बैकलॉग यहाँ पे जो है जनरेट नहीं होगा। अगर आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, livedaily.me/chat लिखने से आपको ज्वाइन करते आएगा अनअकैडमी जेई नाम का चैनल, और साथ ही साथ आप livedaily.me/JEE तो अपने मोबाइल में सेव कर ही लें, बुक मार्क कर लें, ताकि कभी भी आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, आपके पास उसको रेक्टिफाई करने का एक तरीका होगा। आप इन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देख सकते हो और अपने किसी भी जेई लेवल के कंसेप्ट में क्लैरिटी ला सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर डाउट आता है तो जस्ट गो टू दिस लिंक livedaily.me/JEE एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड। लेकिन बच्चों आप अगर अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, देन माय रिकमेंडेशन वुड बी टू जस्ट जॉइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज है, जहां पर बच्चों के पास में फ्रीडम है, एजुकेटर्स के पास में यहाँ पे हाई एंड टूल्स हैं जो उनको जो है ऑफलाइन एनवायरनमेंट में कभी यूज करने के लिए नहीं मिलते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट भी एम्पावर्ड है, एजुकेटर भी एम्पावर्ड है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाई करने का तरीका बहुत नया है, बहुत इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर आपको ज्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि आपकी क्लासेस लाइव होती हैं, आप एजुकेटर के साथ में इंटरेक्ट करके पढ़ाई करते हो, लेकिन साथ साथ यहाँ पे पोल और लीडर बोर्ड वाला फीचर है, ताकि एजुकेटर को पता चलता है कि वहां पर बच्चे किस लेवल तक कंसेप्ट को समझ पाए हैं, कितने जल्दी आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों नेशनल लेवल की है, तो वो आपको एडेड बेनिफिट देता है कि यहाँ पर इंडिया में बैठा हुआ बच्चा, क्योंकि कोई भी हो, एक तो पहली बात ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर पा रहे हैं,
और क्योंकि यहाँ पे कोई एक लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे कंपटीशन का एक आइडिया लगेगा कि इस टेस्ट सीरीज में आपके नंबर अगर आ रहे हैं तो वो आपकी रैंक अच्छी है या बुरी है, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। आपके यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। सो देयर इज दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इन सब फैसिलिटीज के साथ साथ सबसे मेजर जो चेंज अनअकैडमी ने किया है अपने सब्सक्रिप्शन के आइडिया में, वो ये है कि बच्चे यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हमारे साथ साथ यहाँ पर इंडिया के टॉप 60 to 70 एजुकेटर्स हैं जो अपने कोर्सेज यहाँ पर लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इन सारे ही एजुकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर सारे की आप हेल्प ले नहीं पाओगे। आप यहाँ पर लेकिन मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, राइट, बिकॉज आपके पास में समय उतना नहीं होता है कि आप सारे के सारे कोर्सेज देख पाओ। सारे के सारे देख पाओगे तो कितना अमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ पर आप अपना जो है चॉइस के साथ में आगे बढ़ सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ साथ कोटा की टीम है, आपके कुछ फेमस ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स आप रेगुलर बेसिस पे रेफर करते हो, ठीक है। तो ये सारे अगर आपको एजुकेटर्स मिलेंगे तो आप सोचो आप कितना बेहतर अपना जो है प्रिपरेशन ला सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें प्लस सेक्शन में जाके अपने IIT JEE गोल्ड को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने समय के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, कितने समय के लिए पढ़ाई करना चाहते हो। तो पहले 2-3 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हैं, दोज आर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर क्रैश कोर्स, जो यहाँ पे शॉर्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि 2020 एस्पिरेंट्स हैं। कोरोना की वजह से इनके जो है टाइम बढ़ते जा रहा है एग्जाम का, और इसीलिए उनके पास में शॉर्ट अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन से यहाँ पे अपनी तैयारी को और इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। सो दो स्टूडेंट्स आर प्रिफरिंग दीज काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस। लेकिन आप अगर मेरा यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, 11th क्लास का लेक्चर देख रहे हैं, देन द सिंगल सब्सक्रिप्शन दैट आई वुड रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू इज 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, देन स्टे डेडिकेटेड। आप यहाँ पे जो है पूरे एंथुसियाज्म के साथ में इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करो। समीर लाइव कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी ले लो, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर बच्चे ये कोड यूज करके अपने फाइनेंशियल्स और इंप्रूव कर पाते हैं, फर्दर डिस्काउंट ले पाते हैं, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट के साथ में बच्चों आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मुझे पता चलेगा कि आप सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और मैथ्स को फर्दर इंप्रूव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में आज का लेक्चर एंड करते हैं। आपने अगर लेकिन अनअकैडमी JEE को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पर होने वाले कोई भी सेशंस मिस ना हो, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।